वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जी हाँ 9th क्लास, उसके लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जो सेल है ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से कैसा होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक बात आपसे ये भी कह रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल पर जो अगली वीडियो होगी वो इसकी हिस्ट्री पर होगी। हम उसमें देखेंगे कि सेल टॉपिक पर रॉबर्ट हुक साहब ने तो सिर्फ ये हमें बताया कि ये सेल है और इसके अलावा वे कुछ कह नहीं पाए। बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि उन्होंने जिस ऑब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किया वो डेड सेल था। आज की क्लास में हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से एक सेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो जब भी हम एक सेल को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फोकस कीजिएगा ये क्या है भाई। तो थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो पिछली वीडियो में प्रॉब्लम थी कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा था वो आपको साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था, लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि मदर फादर, मदर का एक सेल रिप्रोडक्टिव सेल, फादर का एक रिप्रोडक्टिव सेल, ये आपस में मिले और इस तरह से ये जाइगोट सेल बना। फिर ये जो सेल है मदर के यूट्रस के अंदर ही, याद रहे हमारा जब जन्म होता है जिंदगी वहाँ से शुरू नहीं होती है, उससे बहुत पहले सिंगल सेल के रूप में अपनी अपनी मदर के यूट्रस में ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अब ये जो सिंगल सेल जाइगोट है मदर के यूट्रस के अंदर ही अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से ऐसे बढ़ाते हैं। और जो हमने लाइफ का लैडर देखा था, जीवन का कैसे लाइफ आगे बढ़ती है, उसमें हमने देखा था जीवन की सीढ़ी में कि सेल और सेल टू सेल जब मिलता है तो टिश्यू और टिश्यू टू टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन, बॉडी। ये हमने पिछली वीडियो में भी ये देखा था। हम ये जो फोकस करेंगे कि इस तरह से मदर के यूट्रस के अंदर ही हमारी बॉडी आकार लेनी शुरू होती है। हमारी बॉडी आकार लेनी शुरू होती है इस तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बॉडी कैसा होगा? छोटा होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, आंखें नीली होंगी, पीली होंगी, काली होंगी, ब्राउन होंगी, कैसी होंगी? ये सारा इन्फॉर्मेशन तो इसी के अंदर है ना, उसी हिसाब से ये बॉडी बनेगा। तो हमारा जो टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वो इसको इन्हेंस करता है, इस पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करता है। अगर माय डियर स्टूडेंट इस चीज़ को पकड़ कर रखा आपने, तो जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, जितनी भी हाई क्लास तक पढ़ेंगे, आपको बायोलॉजी में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो कीप इट इन माइंड
you have to study about the cell in details। तो फोकस करेंगे कि हम इस सेल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम फोकस करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब हम एक सेल के अंदर देखते हैं तो पता चलता है कि इस सेल के अंदर लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड इनसाइड द सेल है, जो सेल के अंदर तरल पदार्थ है, हिंदी में पढ़ने वाले मेरे बिहार बोर्ड के भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, जो सेल कोशिका के अंदर का जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड इनसाइड द सेल है, उसको एक वर्ड में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाता है। इसे आप सेल प्लाज्म भी कह सकते हैं, सेम बात है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो दिस इज द लाइफ गिविंग सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, लाइफ गिविंग सब्सटेंस, जीवनदायी तरल पदार्थ। सीधा सा मतलब है कि ये प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर है तो सेल लिविंग है, अदरवाइज सेल डेड है। बिल्कुल सही समझा आपने। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि कैसे 1665 में रॉबर्ट हुक साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पुराने टाइप के बोतल का जो ढक्कन होता था, जिसको कॉर्क दबा के लगाया जाता था, उसका स्लाइस काट कर जब उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन इक्विपमेंट से स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा हेक्सागोनल षष्ठकोणीय चैम्बर दिखा। उन्होंने एक चैम्बर को सेल वर्ड कहा, हालांकि कहा तो था सेल्यूला, सेल वर्ड वहीं से आया। तो इसलिए रॉबर्ट हुक साहब ने सेल वर्ड हमें दिया। हु प्रपोज्ड या हु कॉइन्ड द वर्ड सेल? रॉबर्ट हुक साहब को और उसके अंदर कुछ नहीं मिला, मतलब उनको प्रोटोप्लाज्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? इसलिए कि उन्होंने डेड सेल पर एक्सपेरिमेंट किया था। लिविंग सेल पर करते तो जरूर मिलता। मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर है तो सेल लिविंग है, और अगर नहीं है तो सेल डेड है। अब फोकस करेंगे कि इस सेल को अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया। इस तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई कि क्या सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह का लिक्विड होता है या माजरा कुछ और है। तो क्या पता चलता है कि सेल के अंदर जो लिक्विड है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और जिसे हम एक लिक्विड समझने की गलती कर बैठे थे, एक्चुअल में वो एक तरह का लिक्विड नहीं होता है। सेंटर में, बिल्कुल सेल के सेंटर में, बिल्कुल डेंस्ड जेली लाइक फॉर्म में एक और लिक्विड होता है। तो ये जो जेली फॉर्म में लिक्विड हुआ, अब इसका नाम देना पड़ेगा। हमने क्या देखा भैया कि जो सेल के अंदर लिक्विड है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, जब बारीकी से उसको स्टडी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि सेल के अंदर एक तरह का लिक्विड नहीं होता है, दो तरह का लिक्विड होता है। सेंटर में एक डेंस्ड
लिक्विड, ये डेंस्ड लिक्विड है, आप इसे जेली लाइक कह सकते हैं। और जब ये डेंस्ड लिक्विड हुआ, जेली लाइक हुआ, तो जो बाकी बच गया ये कैसा होगा? तो भाई ये डाइल्यूट होगा। मतलब ये कि एक गाढ़ा हुआ तो दूसरा पतला हुआ, ये डाइल्यूट लिक्विड हुआ। अब एक स्टूडेंट को बता रहे थे, वो बेचारा गांव का था, उसने कहा सर ये वाला सजाव दही जैसा है, माठा दही जैसा है। अब इस तरह की बातें फोकस करेंगे आप। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रोटोप्लाज्म था वो एक तरह का लिक्विड न होकर दो तरह का है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर और दूसरा डाइल्यूट लिक्विड। तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम हमने न्यूक्लियस दे दिया, और जो डाइल्यूट है उसे हमने साइटोप्लाज्म नाम दे दिया। तो न्यूक्लियस डेंस्ड स्ट्रक्चर है, डेंस्ड लिक्विड है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। हम यूं भी कह सकते हैं कि इनसाइड द सेल टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट, jelly like form in the center, and dilute liquid that is called cytoplasm. Jelly like structure that is called nucleus is in free floating stage in cytoplasm. मतलब ये कि जो जेली लाइक फॉर्म में न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरता रहता है। अब फोकस करेंगे कि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से घुस जाए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई? तो आप एक अंडा ले लीजिए ना, सीधा सीधा एक अंडा आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, और इस अंडे को, ये उबला हुआ अंडा नहीं है भाई, ये अनबॉइल्ड एग है। आपने इसको लिया, तोड़ दिया, और इसके लिक्विड को सावधानी से इस कंटेनर में डाल दिया। क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं कि इस कंटेनर में जो लिक्विड है, पीला वाला भी भाग है और वाइट वाला भी है। आप एक स्पून लेते हैं, चम्मच लेते हैं और पीले वाले भाग को सावधानी से निकाल लेते हैं। ये पीला वाला भाग हो गया न्यूक्लियस, और जो ग्लास में रह गया वाइटिश पार्ट ऑफ द एग वो हो गया साइटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ गया? तो हमने ये जो पीला वाला स्पून में है अंडे का भाग, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा, उसको हम फिर से वापस डाल देते हैं। अब ग्लास के अंदर उजला वाला अंडे का पार्ट का लिक्विड भी है और पीला वाला भी, दोनों को मिलाकर एक साथ प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। फिर से अगर साइटोप्लाज्म देखना है तो फिर से हम न्यूक्लियस को निकाल लेंगे, और अगर निकालना भी नहीं चाहते तो साफ साफ तो दिख रहा है, पीला वाला अलग भाग दिख रहा है, वाइट वाला अलग दिख रहा है, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। एग्जैक्टली सेल के अंदर यही सीन होता है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने दो टॉपिक, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बारी बारी से हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हम बारी बारी से देखेंगे। फोकस करेंगे कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देख लिया बाहर से, यही है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा है कि हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बारी बारी से तो पढ़ना ही है। हम डिटेल्स में एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं।
तो सबसे पहले ये तो मैं वही पुरानी बात कहूँगा कि पहले तो आप वीडियो बिना पॉज किए हुए पूरा देखो पहली बार में, और दूसरी बार में आप पॉज कर कर के जो नोट करने वाली चीज़ है आप नोट करते जाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पहले मिटो देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, एक सेल को अपने आप को जिंदा रखने के लिए बड़े सारे वर्क करने पड़ते हैं। इन सारे वर्क को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। एक सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए वेरियस फंक्शन करता है, और इस वेरियस फंक्शन को करने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल 9 के 9 एक तरह से वर्कर मिले होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में बिल्कुल अकबर के दरबार की तरह, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, उसी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में 9 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम इन सेल ऑर्गेनेल्स का एक आकलन ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम्स। तो ये 9 होते हैं। बिल्कुल ये आप माइंड में रखें। सेल के साइटोप्लाज्म में ये 9 तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यही सारे एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये वर्कर हैं सेल के। ये आपस में मिलकर काम करते हैं सेल के, और इन्हीं के काम के फलस्वरूप ये सेल जिंदा रहता है। और इनसे ये काम कौन करवाता है? तो ये न्यूक्लियस। आप सेल के मैकेनिज्म को समझने के लिए आप इसे एक छोटी फैक्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से एक फैक्ट्री में एक मैनेजर साहब हुआ करते हैं, जो ये मैनेजर साहब ये अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर से ऑर्डर करते हैं। और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, तो सेल में तो 9 गो है। मान लीजिए सेल ऐसा फैक्ट्री है जिसमें एक मैनेजर है और 9 कर्मचारी है। तो ये जैसा ऑर्डर करेंगे ये सारे मिलकर काम करेंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि ये जिंदा रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बारी बारी से पढ़ेंगे कि, और जब दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, फोकस कीजिएगा कि सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के विषय में हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
और जब दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पर एक बार एक साथ इन दोनों के फंक्शन को जोड़कर सेल के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि, और फिर वहाँ पर भी इसकी तुलना फैक्ट्री से करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियस कौन सा ऑर्डर करता है और कौन सा सेल ऑर्गेनल्स उसके अनुरूप काम करता है, ये हम देखेंगे। तो अभी हम साइटोप्लाज्म को लेकर चल रहे हैं। जितनी वीडियो आए साइटोप्लाज्म पर बारी बारी से ये सारे टॉपिक डिटेल्स में इनकी चर्चा होगी, और जब ये सारा ख़त्म होगा फिर न्यूक्लियस पर चर्चा होगी। तो फोकस करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 9 के 9 सेल ऑर्गेनल्स हैं। आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन लाइन देने जा रहा हूँ कि ये 9 के 9 सेल ऑर्गेनल्स पर फिट बैठेगा, वो एक लाइन सब पर वही लिखी जाएगी। तो भले ही एक लाइन तो सबका याद हो जाएगा एक बार में ही, और उसके बाद बारी बारी से देखेंगे कि किसका कौन सा एडिशनल फीचर है। जो एक लाइन कॉमन, बाकी जिसका जो फीचर्स वो डालते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। आ गया नंबर। फोकस करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स जो 9 के 9 हैं, इनके विषय में वो कौन सी ऐसी लाइन है जो सब पर फिट होती है। तो वो लाइन है, इट इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स present in the cytoplasm of the cell। ये जो स्टेटमेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये 9 के 9 पर फिट बैठेगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया व्हाट इज गोल्गी बॉडी। फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज गोल्गी बॉडी, आपको याद नहीं है, ये वाला डायलॉग छेप दीजिए, ये वाला डायलॉग चेप दीजिए, लिख दीजिए, गोल्गी बॉडी लिखकर डैश डाल दिए, इट इज ए काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आगे याद नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ तो मिलेगा। राइबोसोम, तो राइबोसोम इज ए काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। व्हाट इज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज ए टाइप ऑफ, इज ए काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बस फोकस करेंगे इनमें से, हाँ फोकस करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया पर अभी डिटेल स्टडी करेंगे। तो फोकस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बगैर इस पर क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आना है तो माइटोकॉन्ड्रिया पे जरूर क्वेश्चन आएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके लिए यहाँ स्टार भी बना देता हूँ जिससे आप फोकस कर सकें। तो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बोलने से पहले ये वाली लाइन यहाँ पर डाल देनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये साइटोप्लाज्म में ही कहीं होगा, फोकस करेंगे हमने। ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हमने क्या किया कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बाहर निकाला, ठीक है भाई, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या किया कि इस पर ब्लेड लगा दिया। मतलब ये कि हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हमने इसको बीच से कट कर दिया। सामने से देखिए, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है माय डियर स्टूडेंट, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है माय डियर स्टूडेंट, तो हमने इसको ब्लेड से बीच से कट कर दिया और खोल दिया। अंदर का क्या सीन है, अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये देखने के लिए। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है
ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के। भाई साहब आपकी आंखें भी तो 2 है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना 2 मेम्ब्रेन के मिलने से बना होता है। देखिए ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन, और आप देख रहे हैं इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ये चारों तरफ से कहीं से भी रफ नहीं है, खुरदुरा नहीं है। तो क्या है ये? जी हाँ, स्मूथ है। ये चिकना मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? तो स्मूथ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। Its outer membrane is smooth, but inner membrane is not smooth. देखिए इनर मेम्ब्रेन पर क्या है, ये देखिए, वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट हैव यू सीन? You seen the inner membrane of mitochondria has finger-like projection. ये देखिए, there are so many finger-like projection on the inner membrane of mitochondria. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हम इसका नाम देते हैं, और ये नाम ऐसा है ना भाई, आपको जिंदगी भर याद हो जाने वाला है, और आप दूसरों को बताइएगा। कम से कम अपने छोटे बच्चे, जब आपके क्लास, अभी आप जिस क्लास में हैं, आपके खुद के बच्चे जब आपकी क्लास में आ जाएंगे, फ्यूचर में आप इतने बड़े हो जाएंगे, तब भी आपको याद रहेगा कि ये क्या नाम है इसका। ध्यान दीजिएगा। क्रिस फिल्म आप सबने देखी होगी। तो मान लीजिए कि क्रिस चाय पी रहा है, हाथों में चाय का कप लेकर चाय की सिप ले रहा है। तो क्या बोलिएगा आपको, वो चाय किसकी है? क्रिस की चाय है, क्रिस की टी है, क्रिस्टी है भाई साहब। तो ये क्रिस्टी, लिखते तो क्रिस्टई है, पढ़ेंगे क्रिस्टी। तो हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, and when we cut mitochondria to see inside structure, we find the outer membrane of mitochondria is very smooth, but inner membrane has so many finger like projection called cristae. यहीं पर बात खत्म नहीं होती भाई। ये जो क्रिस्टी है, अच्छा एक चीज और गौर कीजिएगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना भाई, ये क्रिस्टी है। कहीं ये इनर मेम्ब्रेन को ना कह दीजिएगा क्रिस्टी, ये क्रिस्टी नहीं है, ये क्रिस्टी नहीं है, ये क्रिस्टी नहीं है, ये सारे क्रिस्टी नहीं है। ओनली एंड ओनली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। बाकी कुछ, ये सारे नहीं। और क्रिस्टी के ऊपर ही, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी के ऊपर ही, ये देखिए चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा। ये देखिए, ये जो क्रिस्टी है इसी के ऊपर ये बिंदी जैसी जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में शो हो रहा है, एक्चुअल में ये बिंदी जैसा नहीं होता है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, लेकिन अभी तो लग ही रहा है ना चांद जैसे मुखरे पर बिंदिया सितारा।
तो ये जो क्रिस्टी के ऊपर बिंदी लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इसे कहते हैं F1 पार्टिकल्स। फोकस करेंगे, ये F1 पार्टिकल्स है। एक F1 पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना भाई, देखिए, और इसका चित्र बना लेते हैं। ये जो F1 पार्टिकल होता है ये ऐसे होता है, ये इस तरह से होता है। ये हो गया हेड, ये F1 पार्टिकल है, ये हो गया नेक और ये हो गया बेस। फोकस कीजिएगा कि ये जो F1 पार्टिकल है इसका सिर्फ हेड ही क्रिस्टी के ऊपर रहता है, बाकी ये नेक और बेस क्रिस्टी के अंदर धंसे हुए रहते हैं। अगर ये क्रिस्टी है तो नेक और बेस इसके अंदर धंसे रहेंगे, सिर्फ हेड बाहर, ये वाला पोर्शन ही बाहर दिखता है। और इसी को, इस स्ट्रक्चर में हम F1 पार्टिकल कह रहे हैं। और जब एक F1 पार्टिकल को उखाड़ कर निकाल रहे हैं तो अंदर से ये वाला स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। अब फोकस करेंगे कि ये तो बहरहाल माइटोकॉन्ड्रिया साहब हुए। क्या है ये? तो ये सेल ऑर्गेनल्स है। कहाँ है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में है, सेल के नौकर चाकर में से एक है। तो काम न करेंगे कुछ, क्या काम करेंगे ये? इस बात पे फोकस करते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो फोकस कीजिएगा, इनके जिम्मे काम ये है कि जो कुछ भी हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो ग्लूकोज, प्रोटीन खाइएगा तो एमिनो एसिड, फैट खाइएगा तो फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स को डाइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डाइजेस्टेड फॉर्म में फूड मटेरियल ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड से सेल में जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म में उसमें से एनर्जी निकालने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो कुछ हिस्सा एनर्जी निकालने का, कुछ कार्यक्रम तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है और फाइनल काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फोकस करेंगे कि ये जो खाली जगह है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका भी बड़ा खूबसूरत नाम है मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? तो एनर्जी निकालने का काम होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यानी ये कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन की साइकिल चलती है, जिसे एक वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाला था, क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे हम इसी वजह से उनकी इज्जत में इसे हम क्रेब साइकिल नाम दे देते हैं। तो जो खाने का हिस्सा इसके अंदर आया, क्रेब साइकिल में आया, तो उससे जो एनर्जी निकला, उस एनर्जी को ये F1 पार्टिकल्स ATP के रूप में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। एक तो ये बात हुई। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि ये जो क्रेब नाम के साइकिल ने इसमें केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है इसको खोजा था और इसका नाम दे दिया क्रेब साइकिल। ये वाकई में है क्या? तो एग्जैक्टली ये रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो जगह होता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही क्रेब साइकिल के अंदर होता है, जिसके रिजल्टेंट एनर्जी रिलीज होती है, जिसे ATP के रूप में F1 पार्टिकल अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो अब सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या लिखा जाए, क्या याद किया जाए? तो इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द F1 पार्टिकल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान, सेलुलर रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी एमिट होती है, जो एनर्जी निकलती है, उसको ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया अपने F1 पार्टिकल में स्टोर कर लेता है। तो चलिए
ये स्टोर कीपर का काम करता है। क्या स्टोर करता है? एनर्जी को। किस रूप में? एटीपी के रूप में। आपके मन में चल रहा होगा, कुछ स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा कि ये एटीपी क्या है भैया? एटीपी चालीसा चलाएंगे, किसी वीडियो में एटीपी चालीसा चला देंगे कि क्या एटीपी है। बहरहाल इतना ही समझ लीजिए कि एटीपी एक्ट जस्ट लाइक अ करेंसी। जैसे आपकी और हमारी भाषा में क्या है, आप किसी वर्कर से काम करवाइएगा, वो पहले पैसा तय करेगा, इतने पैसे दो तो काम करूंगा। उसी तरह से ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये कौन सी भाषा समझते हैं? तो ये एटीपी की भाषा समझते हैं। अगर न्यूक्लियस ने, चूंकि वो मैनेजर है सेल का, न्यूक्लियस ने ऑर्डर किया, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही ऑर्डर किया कि तुम ये काम करो, ये कहेगा कितने एटीपी दोगे? ठीक है, तो एटीपी रहेगा तब ना। और एटीपी कहाँ से आएगा भाई? तो जो हमने खाया पिया है वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, और सेल के अंदर वो खो खो कबड्डी लूडो नहीं खेलेगा। सेल के अंदर क्या होगा कि उससे एनर्जी निकालने का प्रक्रिया होगा, उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन 2 स्टेप में पूरा होता है। उसका एक स्टेप होता है, समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हुआ वो क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला था, जिसकी वजह से हम इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। तो इस क्रेब साइकिल के सर्कमस्टांसेज क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करके F1 पार्टिकल अपने यहाँ स्टोर कर लेगा। अब देखिए, असल बात यहीं से शुरू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ स्टोर ही करता तो बात यही खत्म हो जाती। ये सिर्फ स्टोर नहीं करता, जब इस सेल को जरूरत पड़ेगा एटीपी की, तो सेल का मालिक कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑर्डर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि भाई इतने एटीपी की जरूरत है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि जो अपने अंदर F1 पार्टिकल के अंदर जो वो एटीपी को, एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करके रखा है, उसको तोड़ेगा, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो दे देगा न्यूक्लियस के कहने पर। और इस तरह से ये सेल की पूरी मैकेनिज्म चलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया? माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? ये एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर भी कर रहा है और एनर्जी की सप्लाई भी कर रहा है, बिल्कुल पावर ग्रिड की तरह आपके और हमारे घर में जो बिजली आती है। तो इसको इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में, अब ये बारी बारी से ये सारे चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, लाइक कर दो यार। आप लोग लाइक ही तो नहीं करते। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।